अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये HRK की फ्री क्लासेस का हम करने जा रहे हैं। तो इसका ये प्रोसीजर ये होगा कि आप ना, क्योंकि रोज़ाना तो ज़ाहिर है सभी जो ग्रुप्स हैं उसमें लिंक सेंड करना वो काफ़ी डिफ़िकल्ट है। तो इसलिए जो HRK की जो फ्री क्लासेस है ना, वो जो ज्वाइन करना चाहते हैं वो मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देंगे। तो मैं उनको ना जो फ्री HRK का जो ग्रुप है वहाँ पे उनको ऐड कर दूंगा। तो रोज़ाना उनको जो फ्री क्लासेस का जो है ना वहाँ लिंक मैं शेयर करूंगा, तो वो फिर वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसके अलावा एक हमारा पेड ग्रुप होगा और एक हमारा फ्री ग्रुप होगा। दोनों में फ़र्क क्या होगा कि जो फ्री ग्रुप है ना, यहाँ पर डेली आपको जो रिकॉर्डेड लेक्चर है वो आपको मिला करेगा। लेकिन जो आपको नोट्स हैं ये और जो क्विजेज है ये आपके नहीं होंगे। ये सिर्फ और सिर्फ जो पेड ग्रुप होगा ना वहाँ पर क्या होगा, पेड ग्रुप में आपको नोट्स भी मिलेंगे। जो ये मैं पढ़ा रहा हूँ ना, ये नोट्स विद सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किए जाएंगे पेड ग्रुप में। नंबर वन पहले तो बात है, पेड ग्रुप में नोट्स दिए जाएंगे। फिर जो भी आपके क्विज क्वेश्चंस होंगे वो आपने क्या करना है, उनको PDF फॉर्म में मुझे सेंड करना है। नंबर टू स्टेप, क्वेश्चंस आपने मुझे सेंड किया करने हैं PDF में। ये पेड ग्रुप की बात कर रहा हूँ। नंबर थ्री, जो आपके क्वेश्चंस होंगे उन क्वेश्चंस के आंसर्स देने के लिए संडे को या किसी भी दिन मैं एक लाइव सेशन रखूंगा। मोस्ट प्रोबेबली जो संडे है ना, वहां पर मैं आपको क्या करूंगा, सिर्फ हमारी डिस्कशन क्लास होगी। वो सारे जो क्वेश्चंस आपके होंगे वो सिर्फ हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे, और साथ में आपका क्या हो जाएगा, क्विज हो जाएगा। और फिर आपके मॉक टेस्ट असाइनमेंट्स वगैरह वो सारा कुछ आपको पेड ग्रुप में मिलेगा। फ्री ग्रुप में सिर्फ और सिर्फ आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे HRK के। तो आज का हम लेक्चर नंबर 1 है मेजरमेंट्स। तो देखिए जो फिजिक्स है ना वो मेजरमेंट्स के बिना एग्जिस्ट नहीं करती। जितने भी हमारे फिजिकल लॉज हैं वो सारे के सारे मेजरमेंट्स पे ही वो बेस करते हैं। वालेकुम सलाम। राबिया का क्वेश्चन है या वैसे इस्लाम की है? जी सर, क्वेश्चन है। ये हमारा तो नहीं है ना, कि मतलब हमारी तो भी फर्स्ट ईयर कंप्लीट हुई है। नहीं, ये वैसे मैं फ्री वो हमने तो ये सेशन स्टार्ट लेक्चर कर रहा नहीं। हूँ। अच्छा, फ्री है। सही है। मैंने फिर लीव करना था, मैंने सोचा पूछ हाँ, वो लिया। आपकी मर्जी है। हाँ ठीक है। तो आप जानते हैं कि जो मेजरमेंट्स के बिना जो फिजिक्स है वो हमारी एग्जिस्ट नहीं करती। जितने भी हमारे लॉज होते हैं वो सारे के सारे मेजरमेंट्स पे ही बेस करते हैं। अगर आपने न्यूटन के लॉ को पढ़ा है तो न्यूटन ने उसकी क्या दी है, मैथमेटिकल फॉर्म दी है। तो मैथमेटिकल फॉर्म ही यूज करके हम सारे जो है ना रिजल्ट अपने कैलकुलेट करते हैं। तो इसलिए ये जो मेजरमेंट्स है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में। तो साइंटिस्ट ने किया कि मेजरमेंट्स को करने की कुछ ना कुछ उन्होंने असूल है वो उन्होंने मुकर्रर किए हैं। उन असूलों को हमने इस मेजरमेंट के चैप्टर में पढ़ना है। तो मेजरमेंट के चैप्टर में आपको फार्मूलाज को देखने मिलेंगे, आपको डायमेंशन वगैरह देखने को मिलेंगी। देखिए यहाँ पर ये जो एनोटेटेड फॉर्म में मैंने वो आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगा। ये जो चैप्टर है ना ये एनोटेटेड होगा। तो यहाँ पर जहाँ जहाँ पर जस्ट हाईलाइट है ना, आप जस्ट उन एरियाज को देखना, बाकी आप ना भी पढ़ें तो खैर है, क्योंकि जो मेन मेन चीजें ना वहां पर मैंने हाईलाइट किया हुआ है। The basic problem is therefore to choose the smallest possible number of physical quantities as fundamental and to agree on standards for the measurement। तो हमने मेजरमेंट करनी है तो उसका ज़रा है कोई ना कोई स्टैंडर्ड होना चाहिए। और वो जो स्टैंडर्ड है वो पूरी दुनिया में यूनिफाई होना चाहिए, हर जगह सेम होना चाहिए। ये ना हो कि पाकिस्तान में मेजरमेंट्स का स्टैंडर्ड कुछ और हो। लेंथ का जो फॉर एग्जाम्पल हम लेंथ की बात कर लेते हैं, पाकिस्तान में लेंथ का जो स्टैंडर्ड है वहां पे कुछ और है। इंडिया में लेंथ का जो स्टैंडर्ड है वहां कुछ और है। अमेरिका में लेंथ का स्टैंडर्ड कुछ और है। तो अगर इस तरह हम होगा ना तो फिर बड़े मसले बन जाते हैं। आप जानते हैं कि जो सारे जो फिजिक्स में जो वर्क होता है ना वो एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होता है। अगर एक जगह वो एक साइंटिस्ट काम करता है तो उसके काम को दूसरा साइंटिस्ट पढ़ता है, फिर वो उस काम को क्या करता है, स्टडी अपने काम को आगे बढ़ाता है। तो यानी कि
अगर आपके जो न्यूटन को ग्रेट साइंटिस्ट क्यों मानते हैं क्लासिकल का, वो इसलिए मानते हैं क्योंकि अरिस्टोटल ने क्या किया था, ग्रेविटेशन में बहुत ज्यादा वर्क किया हुआ था। तो न्यूटन ने क्या किया था, अरिस्टोटल के वर्क को पढ़ के उसने अपना लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया। अगर अरिस्टोटल ना होता तो शायद न्यूटन भी न्यूटन ना बन पाता। तो यानी कि जो सारे जो साइंटिस्ट जितने भी ग्रेड बने हैं वो एक दूसरे से इंटरलिंक्ड उनका वर्क होता है। अब अगर हर जगह जो स्टैंडर्ड के जो डिफरेंट होंगे तो फिर इसका नुकसान क्या होगा कि जब एक कंट्री के साइंटिस्ट दूसरी कंट्री के साइंटिस्ट की जो फाइंडिंग्स है वो पढ़ेगा, तो फिर उससे क्या होगा, उसके सारे वो कन्वर्जन करनी पड़ेगी, उसको समझ ही नहीं आएगी, तो उसके जो रिजल्ट हैं वो बहुत डिफरेंट होंगे। तो इसलिए साइंटिस्ट ने कहा कि पूरी दुनिया में एक ही स्टैंडर्ड होना चाहिए, ताकि हमारा जो है ना जो साइंटिफिक जो वर्क है वो आसान हो जाए। उसमें दो क्वालिटीज होनी चाहिए, एक वो असेसिबल होना चाहिए और एक वो इनवेरिएबल होना चाहिए। असेसिबल का मतलब है कि हर एक तक वो पहुंच काबिल रसाई हो, ये ना हो कि कोई आप ऐसी चीज कर ले कि जिस तक रसाई ही पॉसिबल ना हो। दूसरा इनवेरिएबल, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इनवेरिएबल का मतलब है जो तब्दील ना हो, ये ना हो कि गर्मियों में उसका जो लेंथ है वो कुछ और है और सर्दियों में कुछ लेंथ और बन जाए। अगर जो हमने लेंथ फिक्स की है 1 मीटर की, जो हमने लेंथ बनाई है, वो सर्दियों में भी वही 1 मीटर लेंथ रहे, गर्मियों में भी रहे, हर मौसम में वो 1 मीटर लेंथ ही रहे। जब उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किया जाए तब भी 1 मीटर की जो लेंथ फिक्स की गई है उसमें कोई तब्दीली ना आए। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो भी हम स्टैंडर्ड यूज करते हैं वो असेसिबल होना चाहिए और इनवेरिएबल होना चाहिए। फिजिकल क्वांटिटीज हमारी टू टाइप्स की होती हैं, एक हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज और एक हमारे पास होता है डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज हमारे पास लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये 7 क्वांटिटीज से आप पूरी फिजिक्स की जो बाकी क्वांटिटीज आप उनको डराइव कर सकते हैं। इन्हीं 7 क्वांटिटीज से पूरी फिजिक्स आप कह सकते हैं कि बनती है, तो इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज कहते हैं। और देखिए जो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज है, ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है कि सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज को हमने फंडामेंटल या डिराइव्ड क्वांटिटीज में क्यों नहीं रखा, कोई इसका आंसर दे सकता है? सर ये जो रेडियन है मेरे ख्याल में ये एंगल से बनता है, स्टेरेडियन भी इस वजह से, क्योंकि एंगल का कोई यूनिट नहीं होता, इसलिए इनको सप्लीमेंट्री यूनिट का कहा गया, सप्लीमेंट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, एग्जिस्ट वैसे नहीं करते हैं ये। नहीं एग्जिस्ट करता नहीं, आप एंगल बनाते नहीं है। अब ये सारी जो एंगल के जरिए। एंगुलर जो जी जी मोशन है सर। आपकी वो सारी इस पे डिपेंडेंट है ना, जी इस पर डिपेंड, प्रोजेक्टाइल तो मोशन डिपेंड करते होगी। हैं एंगल पर डिपेंड। जी जी सर जी जी। एंगल्स तो हमारी डेली लाइफ का हिस्सा हो गए ना, मैथ में आप एंगल्स वगैरह पढ़ते हैं। जी जी सर जी। अब देखिए तो ये सप्लीमेंट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं ना सर। फंडामेंटल क्वांटिटीज ऐसे नहीं बन गई कि मतलब उन्होंने मुंह उठा के ऐसे नहीं कर दिया कि जी लेंथ ये होगी, मैथ ये होगा। इसके पीछे बहुत ज्यादा रिसर्च है, बहुत ज्यादा मेहनत है। अब लेंथ को जिसे जो 1 मीटर उन्होंने बनाया है, पहले जो आप पाकिस्तानी जो बुक्स हैं वहां पे भी लेंथ का जो स्टैंडर्ड बनाया है वो अभी वो खत्म हो चुके हैं। अब जो स्टैंडर्ड है वो बदलते जा रहे हैं। तो मैथ्स का स्टैंडर्ड कुछ और है, टाइम का स्टैंडर्ड कुछ और है, तो ये सारे जो हमने बेस क्वांटिटीज बनाई है ना, तो इनका कोई ना कोई पीछे स्टैंडर्ड मौजूद है। और वो स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, दो चीजें होनी चाहिए, असेसिबल होना चाहिए और इनवेरिएबल होना चाहिए। तो अभी जो हमने स्टैंडर्ड बनाए हैं, टाइम का जो स्टैंडर्ड बनाया, मैथ्स का जो स्टैंडर्ड बनाया, वो अभी हम थोड़ी देर तक पढ़ते हैं। तो वो जो हमने स्टैंडर्ड्स बनाए हैं अभी तक वो हमारे बेस्ट अवेलेबल स्टैंडर्ड्स हैं, इससे अच्छे अभी तक हमारे पास वो स्टैंडर्ड्स नहीं है। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ जब एडवांसमेंट बढ़ जाएगी तो मे भी ये जो स्टैंडर्ड्स है ये बढ़ जाए, ये भी बदल जाएं। तो पहले जब वही जो एफएससी की बुक है वहां पे जो स्टैंडर्ड लिखे हुए हैं वो अब बदल चुके हैं, अब जो स्टैंडर्ड है वो नहीं आ रहे हैं। तो आने वाले वक्तों में जो स्टैंडर्ड्स है वो और बदलते जाएंगे। तो ये जो सप्लीमेंट्री एंगल्स है ना, इनकी जो करेक्टरिस्टिक्स है वो ना तो फंडामेंटल के साथ मैच करती हैं और ना ही इनको इनकी जो करेक्टरिस्टिक्स है वो डिराइव्ड क्वांटिटीज का मैच करती हैं।
तो इसलिए फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि हम एक सेपरेट ग्रुप रख देते हैं कि क्योंकि ना तो इनके जो क्वालिटीज है वो फंडामेंटल के साथ मैच हो रही हैं, तो जब मैच नहीं हो रही तो यहाँ पर हम नहीं रख सकते, क्योंकि अगर यहाँ पे आप रखोगे तो फिर आपके पास कोई स्टैंडर्ड ऐसा होना चाहिए जो इसको क्या कर सके, इसको डिफाइन कर सके। तो प्लेन एंगल या सॉलिड एंगल के लिए हमारे पास कोई स्टैंडर्ड नहीं बन सका। तो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, ड्राइव्ड क्वांटिटीज क्या होती हैं? ये वो क्वांटिटीज होती है जिनको आप बेस क्वांटिटी से अखज कर सके, डराइव कर सकें। लेकिन जो प्लेन एंगल है या सॉलिड एंगल, आप इनको बेस क्वांटिटी से ड्राइव नहीं कर सकते। तो जब ड्राइव नहीं कर सकते तो फिर आपको ड्राइव क्वांटिटीज में नहीं रख सकते, क्योंकि अगर आप यहाँ पर रखेंगे ड्राइव क्वांटिटीज को तो फिर जाहिर है कि यहाँ पर जितनी भी क्वांटिटीज है वो सारी की सारी बेस क्वांटिटी से ड्राइव होती हैं। तो जो अगर इन दो को भी हम यहाँ पर रख दें, इन दोनों तो बेस क्वांटिटी से ड्राइव होना नहीं है, तो फिर जो है ना कंटिन्यूटी खत्म हो जाती है। तो उन्होंने कहा फिर है तो दो ये है, तो आप ये नहीं कह सकते कि दो है तो फजूल से ही है तो रख दो, कुछ नहीं होता। साइंटिस्ट है कंटिन्यूटी वो पसंद करते हैं, वो कहते हैं जो अगर यहाँ पर उसके क्राइटेरिस्टिक मैच नहीं हो रही फिर जाहिर है इसको हम क्या करें, हम इसके एक सेपरेट ग्रुप बना देते हैं और उसको उन्होंने नाम दे दिया सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। क्लियर है ये हमसे ये क्वेश्चन? जी सर। अब ये पेपर में आपका ये भी आ सकते हैं कि जो लेंथ है ना, अगर आप मीटर को पूरा लिखे तो आपको स्मॉल आपने लेटर यूज करना है। अगर आपने मीटर यूज करना है तो उसका आपने स्मॉल एम यूज करना है। ये आप देखने में तो बहुत छोटी सी चीज लग रही है, लेकिन जब हमने एग्जाम में बैठे होते हैं तो फिर हमें हमारा एक नंबर ये बन सकता है। तो इसलिए इन जो छोटी छोटी चीजों को भी आपने इग्नोर नहीं करना। तो इसकी अगर अकेला लिखेंगे तब भी एम है, अगर पूरा लिखेंगे तब भी एम है। किलोग्राम का ये सारी आपको याद होनी चाहिए। केल्विन का आपने कैपिटल के डालना है, एम्पीयर का कैपिटल ए डालना है। अब ये कि ये भी इंपॉर्टेंट है, वॉल्यूम का हमारे पास मीटर क्यूब होता है, डेंसिटी का किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये जो छोटे छोटे यूनिट्स हैं सेम टाइम ये भी हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। ल्यूमिनस जो इंटेंसिटी होती है इसका यूनिट क्या होता है? कैंडेला। अब देखिए जो लाइट होती है उसकी उसकी जो इंटेंसिटी हम मेजर करते हैं उसका हमने क्या यूनिट रखा है? कैंडेला रखा हुआ है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि हमारे पास, मैंने आपसे ना डिस्कशन ग्रुप में भी पूछा था कि वायलेट जो है इसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है, और हमने ये पढ़ा हुआ है कि जो स्कैटरिंग होती है वो वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। क्वेश्चन पूछा था, याद है? स्कैटरिंग हमारी वेवलेंथ की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, लेकिन फिर भी उसका, और हम ये देखते हैं कि आसमान पे जो हमें ब्लू कलर नजर आता है या सूरज हमें रेड नजर आता है सुबह के वक्त और शाम के वक्त, वो हमें रेड नजर क्यों आता है? दिन दोपहर के वक्त हमें व्हाइट नजर क्यों आता है? तो इसका हम आंसर ये करते हैं जो स्कैटरिंग है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द वेवलेंथ। तो वो वेवलेंथ की इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जितने भी हमें कलर्स आसमान पे नजर आती हैं ये हमें स्कैटरिंग की वजह से नजर आती हैं। माइक्रोस्कोपिक में स्कैटरिंग की होती है और मैक्रोस्कोपिक में रिफ्लेक्शन होती है। क्योंकि ये माइक्रोस्कोपिक इतने छोटी होती हैं, ये यहाँ पर रिफ्लेक्शन नहीं होती, तो यहाँ पर स्कैटरिंग होती है। स्कैटरिंग क्या होती है कि जो जब लाइट पड़ती है एटम्स पे वो लाइट को क्या करते हैं? एब्जॉर्ब कर लेते हैं। एब्जॉर्ब करने के बाद फिर वो क्या करते हैं? पूरे जो थारोली हर डायरेक्शन में क्या करते हैं? फोटोन को एमिट करते हैं। क्योंकि जब वो एब्जॉर्ब करते हैं तो वो एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं। जब उन्हें वापस ग्राउंड स्टेट में आना है वो फिर क्या करेंगे? हर तरफ वो फोटोन को क्या करेंगे? एमिट कर देंगे। इसको हम बोलते हैं स्कैटरिंग। तो इस वजह से जो हमें वो दिन के वक्त हमें वो सूरज जो रेड नजर आता है, ये डिटेल एक्शन है जिसमें आप वो मतलब हिंट वगैरह दे रहा हूँ, अभी इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा। तो दिन के वक्त हमें सूर्य रेड नजर आता है, दोपहर के वक्त हमें व्हाइट नजर आता है, तो उसकी रीजन है स्कैटरिंग। अगर आपसे पूछा जाए कि आसमान का कलर ब्लू क्यों है तो सारे जवाब देंगे स्कैटरिंग। तो यहाँ पर हमने पढ़ा कि जो स्कैटरिंग है वो वेवलेंथ की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो वायलेट की जो स्कैटरिंग सबसे ज्यादा होनी चाहिए, तो जब वायलेट की स्कैटरिंग सबसे ज्यादा होनी चाहिए तो फिर जाहिर है कि ये वायलेट कलर हमें नजर आना चाहिए, लेकिन हमें वायलेट कलर नजर नहीं आता, हमें ब्लू कलर नजर आता है। तो इसका आंसर ये है कि हमारे यहाँ कि जो वायलेट की इंटेंसिटी स्कैटरिंग तो सबसे ज्यादा हो रही है, लेकिन जो वायलेट की जो इंटेंसिटी है वो बहुत कम है। ब्लू कलर की जो इंटेंसिटी है वो बहुत ज्यादा है। तो इसलिए जो ब्लू कलर है वो वायलेट को क्या कर लेता है? डोमिनेट कर जाता है।
इसलिए फिर हमें जो आसमान का जो कलर है वो हमें ब्लू नजर आता है। आपने जब बुक्स में जो जो भी पढ़े वहां पर आपको 10 की पावर 18 तक ही मिलता है, तो लेकिन 10 की पावर 21 को हम जेटा कहते हैं, ये भी पेपर में आ सकता है, और 10 की पावर 24 को योटा कहते हैं। और अगर माइनस में हो जाए तो -21 को जेप्टो, प्लस में हो तो जेटा, और माइनस में हो तो जेप्टो। और अगर प्लस में 24 हो तो उसको योटा, और माइनस में हो तो उसको योक्टो कहते हैं। तो ये आपको याद होना चाहिए कि लाइफ ऑफ प्रोटॉन कितनी होती है, 10 की पावर 14 सेकंड होती है। प्रोटॉन बहुत ही स्टेबल है, वो हमारे पास पार्टिकल होता है। एज ऑफ यूनिवर्स आपको याद होनी चाहिए, ये पेपर में आया हुआ है, 5 × 10 की पावर 17 सेकंड होता है। अब देखिए ये जो है ना हमारे पास HRK की बुक है, तो यहाँ पे जो वैल्यूज लिखे हुए हैं तो वहां पर आपको इन्हीं वैल्यूज को आपने क्या करना है, आपने पेपर में आंसर करना है। गूगल वगैरह पे आपने इंसार नहीं करना, बल्कि आपने टेक्स्ट बुक की जो वैल्यूज होती है आपने उनको फॉलो करना है, क्योंकि HRK हमारी स्टैंडर्ड बुक है, तो इसको हम फॉलो करते हैं। इसलिए यहाँ पर जो वैल्यू लिखी है ना 10 की पावर 17, तो गूगल पे अगर कुछ और आंसर आए तो वो आपने टिक नहीं करना, आपने इसको आंसर करना है। तो ये जो एग्जैक्ट वैल्यू आपने, वैसे इस तरह की जो वैल्यूज होती है वो अप्रोक्सीमेट वैल्यूज होती हैं। तो यहाँ पे जो वैल्यूज लिखी हुई हैं वो आपने इनको याद करना है, और पेपर में ये आप टिक करेंगे तो आपका गलत नहीं होगा। अर्थ ऑर्बिट अराउंड द सन, उसकी ये सारी जो वैल्यूज ये आपको याद होनी चाहिए। अब देखिए लाइफ टाइम ऑफ लीस्ट स्टेबल पार्टिकल्स है, सबसे जो कम स्टेबल पार्टिकल्स होती हैं उनके हमारे पास जो वो क्या होता है, लाइफ टाइम कितना होता है, 10 की पावर 23 से कम होता है। इससे कम जो है ना कोई किसी का मतलब हो नहीं सकता। यहाँ पर उसने किसी का नाम मेंशन नहीं किया, आप देख सकते हैं। मैं थोड़ा इसको जूम कर लेता हूँ। यहाँ पर उसने नाम मेंशन नहीं किया कि कौन सा पार्टिकल, उसने ये कंडीशन लगा दी है कि जो लीस्ट पार्टिकल होगा उसका टाइम टेबल इस रेंज में होगा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट MCQ हुआ है कि सबसे जो कम लीस्ट स्टेबल पार्टिकल उसकी लाइफ टाइम 10 की पावर -23 सेकंड्स होती है। अब देखिए ये सारा कुछ अगर आपके पास नॉलेज कहाँ से आया, मेजरमेंट्स की वजह से आया। और मेजरमेंट्स ने किस तरह हुई कि आपने जो सेकंड उसको आपने डिफाइन किया, उसका आपने स्टैंडर्ड मुकर्रर किया। तो जब आपने सेकंड का जो स्टैंडर्ड वो फिक्स कर दिया, तो उसको फिर यूज करके फिर हमने देखी ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारे पास आ गई है। तो अगर ये हमारे पास ना होती तो फिर हम वो ये सारी फिजिक्स हमारे पास एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती थी। फिर नेक्स्ट है वी कैन यूज एनी फिनोमिनन दैट रिपीट्स इटसेल्फ एज अ मेजर ऑफ टाइम। अब हम बात करेंगे स्टैंडर्ड ऑफ टाइम की। तो इसमें क्या है, द मेजरमेंट ऑफ टाइम हैज टू एक्सपेक्ट, इसके दो पहलू होते हैं, फॉर सिविल एंड फॉर समटाइम्स साइंटिफिक पर्पसेज, एक डेली लाइफ और एक साइंटिफिक पर्पसेज। देखिए जो साइंटिफिक पर्पज है वहां पर डेली लाइफ में तो आपके 1 सेकंड अगर लेट वो घड़ी आगे पीछे हो जाती है, 10 सेकंड घड़ी आगे पीछे हो जाती है, वो आपको कोई डैमेज नहीं करती। लेकिन साइंटिफिक पर्पज में 10 की पावर -6 सेकंड अगर डिले हो जाता है तो आपका जो रिजल्ट है वो खराब हो जाते हैं। तो यानी कि साइंटिफिक पर्पज में के लिए टाइम, छोटे से छोटा टाइम वो बहुत ज्यादा अहमियत रखता है। तो हमने यहाँ पर कोई गलती नहीं करनी, तो इस चीज को हमने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है। एनी टाइम स्टैंडर्ड मस्ट बी एबल टू आंसर द क्वेश्चन एट व्हाट टाइम डज इट अकर, हाउ लॉन्ग इट डज इट अकर। वी कैन यूज एनी, अब वो कह रहा है अगर हमने टाइम को मेजर करना है तो हमने उस फिनोमिनन को यूज करना है जो रिपीट करता है अपने आप को, बार बार रिपीट करता है। तो एक हमारे पास रिपीटिंग जो फिनोमिना वो ऑसिलेटिंग पेंडुलम है, इसको भी हम टाइम मेजरिंग के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, मैथ स्प्रिंग सिस्टम को कर सकते हैं, या क्वार्ट्ज क्रिस्टल को कर सकते हैं। तो किसी को पता है क्वार्ट्ज क्या होते हैं हमारे पास? देखिए जो क्वार्ट्ज क्रिस्टल होते हैं ना ये पीजो इलेक्ट्रिक होते हैं। कोई बता सकता है पीजो इलेक्ट्रिक क्या होती है? पीजो इलेक्ट्रिक,
पीजोइलेक्ट्रिक वो फिनोमेना होता है कि जब आप इसको प्रेस करते हैं, इस पर प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, तो वो ये क्या करता है, ये बिजली वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। उसको हम क्या है, इस फिनोमेना को हम कहते हैं पीजो इलेक्ट्रिसिटी। तो ये जो क्वार्ट्ज क्रिस्टल होते हैं ये पीजो इलेक्ट्रिक होते हैं, इनको हमने जो टाइम के वो यूज किया हुआ है, लेकिन इनमें भी थोड़ी सी एरर आती है, तो इसलिए फिर हमने जो साइंटिस्ट है ना, वो एटॉमिक क्लॉक्स यूज करते हैं फॉर साइंटिफिक पर्पसेस के लिए। ये भी आपके एमसीक्यू आ सकता है। साइंटिफिक पर्पसेस के लिए जो साइंटिस्ट है वो क्या यूज करते हैं, एटॉमिक क्लॉक्स यूज करते हैं। Quartz crystal clocks based on the electrically sustained periodic vibrations of a quartz crystal serve well as secondary टाइम स्टैंडर्ड्स। तो ये क्या हमारे पास इसको हमने टाइम स्टैंडर्ड के तौर पर हमने यूज किया हुआ है। A quartz clock can be calibrated against a rotating earth by astronomical observation. The best of these have kept time for a year with the maximum accumulated error of 5 microsecond. इतना बस इसमें एरर आता है। This precision is not sufficient for modern science and technology. मैंने आपको बताया कि साइंस के लिए वैसे तो 5 माइक्रोसेकंड 5 इंटू आप देखें 5 माइक्रोसेकंड का मतलब क्या है, 5 इंटू 10 की पावर -6 सेकंड। तो अगर हम -6 को खत्म करें तो हमारे पास आंसर क्या आता है, 0.1234 इतना सेकंड आपके पास। आप देखिए इतने सेकंड की आपकी डेली लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन ये वैल्यू जो बहुत ही छोटी है, मैथ के मुताबिक इग्नोरेबल है, ये वैल्यू साइंटिस्ट के लिए बहुत बड़ी एरर है वो रखता है। इसलिए हमने क्या करना है, इसको दूर करना है। तो बेस्ट रिजल्ट देने के लिए फिर हमने क्या यूज किया, हमने एटॉमिक क्लॉक्स को यूज किया। बेस्ड ऑन अ कैरेक्टरिस्टिक फ्रीक्वेंसी ऑफ माइक्रोवेव रेडिएशन emitted by atoms of the element cesium, सीजियम को हम यूज करते हैं एज एटॉमिक क्लॉक के लिए। और सीजियम एटम क्या करते हैं, माइक्रोवेव वो रेडिएशन को एमिट करते हैं, उसकी हमने फ्रीक्वेंसी को हमने यूज करते हैं। वन सेकंड आप डिफाइन करते हैं, 1 सेकंड क्या होता है, 1 सेकंड इज द टाइम ऑक्यूपाइड बाय, ये वैल्यू आपको एग्जैक्ट याद होनी चाहिए, 9192631770 vibrations of the radiation of a specified wavelength emitted by a cesium atom। ग्राउंड स्टेट पर सीजियम एटम इतनी क्या करता है, जो जितनी देर लगाता है ना इतनी वाइब्रेशंस कंप्लीट करने में, उसको हमने क्या नाम दिया, 1 सेकंड का। अब देख ले 1 सेकंड हमारे लिए बहुत छोटा वो टाइम है, तो इतनी देर इतनी देखिए वाइब्रेशंस इतनी तेज इसकी वाइब्रेशंस होती हैं कि जितनी देर बोले इतनी वाइब्रेशन कंप्लीट करने के लगा दो, उसको हमने क्या नाम दे दिया कि उस ड्यूरेशन को हमने नाम दे दिया 1 सेकंड का। इतनी ये फास्टली क्या करती हैं, अब वाइब्रेट करते हैं, और ये ग्राउंड स्टेट में करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि एटम्स क्या करते हैं, वाइब्रेशन एटम में हमेशा मौजूद रहती है, उनके पास एनर्जी होती है, तो इसलिए उनकी वाइब्रेशन हमेशा मौजूद रहती है। आप उनकी जो वाइब्रेशन आप उनको खत्म नहीं कर सकते। हालांकि एब्सोल्यूट जीरो पर भी एटम की जो वाइब्रेशन है वो जीरो नहीं होती। तो हम जानते हैं कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर कम करते चले जाएं वाइब्रेशंस कम होती हैं, और एब्सोल्यूट कितना होता है टेम्परेचर, -273 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इतना कम टेम्परेचर पर आप उसको ले जाओ तो तब भी एटम की जो वाइब्रेशन है वो जीरो नहीं हो सकती, तो एटम में वाइब्रेशन हमेशा मौजूद रहती हैं। 2 modern cesium clocks could run for 3 लाख साल बिफोर देयर रीडिंग्स वो डिफर बाय मोर देन, ये आगे वो नजर नहीं आ रहा, आई थिंक 1 सेकंड लिखा हुआ है। 3 लाख, अगर वो कहते हैं कि दो हमारे पास सीजियम क्लॉक्स हो तो 3 लाख साल तक उनकी जो वो मतलब रीडिंग है, जो आंसर है वो सेम देंगे। 3 लाख साल के बाद उनमें 1 सेकंड का वेरिएशन आ सकता है। 1 लाख में भी 1 सेकंड आगे निकल जाए, या 1 लाख 1 सेकंड पीछे निकल जाए, तो 3 लाख साल तक ये हमें एक्यूरेट एग्जैक्ट हमें वैल्यूज देगा। हाइड्रोजन मेजर क्लॉक्स हैव अचीव द इनक्रेडिबल प्रिसीजन of 1 second in 30 lakhs।
1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, तो 30 मिलियन, यानी कि 30 लाख ईयर्स। इतनी देर तब वो हमें क्या देते हैं, इतनी देर बाद उसमें एरर कितना आएगा, 1 सेकंड। 30 लाख साल गुजरने के बाद ये कौन दे रहा है, हाइड्रोजन मेजर, ये क्लॉक्स। 30 लाख साल बाद अगर वो उसका जो घड़ी है, जो क्लॉक है, वो 1 सेकंड का हमें एरर देगा। सीजियम दे रहा है 3 लाख साल और हाइड्रोजन दे रहा है 30 लाख साल। पेंडुलम क्लॉक इन्वेंटेड बाय क्रिस्टन हाइगन्स, यह भी एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। 1656 को ये उसने इन्वेंट किया था। एंड एंडिंग विद 2 days हाइड्रोजन मेजर। हाइड्रोजन मेजर हमारा यहाँ पर अभी तक हमारे जो बेस्ट जो हमारे पास अवेलेबल है ना, वो ये क्लॉक है, हाइड्रोजन मेजर। और सबसे मतलब शुरुआत किससे हुई थी, पेंडुलम से। यहाँ पर एडवांसमेंट होती चली और हम कहाँ तक पहुंच गए हैं, हाइड्रोजन मेजर पर पहुंच चुके हैं। अर्ली पेंडुलम क्लॉक्स gained or lost a second every few hours, कि जब वो जो स्टार्टिंग वाले जो पेंडुलम क्लॉक्स थे ना, वो क्या करते थे, 1 सेकंड का एरर देते थे कुछ घंटों बाद ही। मतलब आपने 2 क्लॉक्स को आपने चला रही हैं, तो 2 क्लॉक्स कुछ घंटों बाद एक क्लॉक 1 सेकंड आगे निकल जाएगा और एक क्लॉक 1 सेकंड पीछे रह जाएगा। लेकिन जो हाइड्रोजन क्लॉक्स हैं, ये कब ऐसा करेंगे, 30 लाख साल बाद करेंगे। यहाँ पर उन्होंने ग्राफ भी बताया हुआ है कि पहले हमारे पास हाइगन्स आया, देखिए इम्प्रूवमेंट आती गई। पहले हमारे पास ये स्टैंडर्ड थे, आहिस्ता आहिस्ता हम इम्प्रूवमेंट होते हुए हम यहाँ तक पहुंच चुके हैं हाइड्रोजन मेजर पर। हम सीजियम से भी आगे निकल चुके हैं। पहले सीजियम आया, फिर उसकी इम्प्रूव्ड सीजियम की स्टैंडर्ड आया, और अब हम फाइनली हाइड्रोजन तक पहुंच चुके हैं। लेकिन ये तलाश यहाँ पर रुकेगी नहीं, क्योंकि 30 लाख साल बाद भी इसमें 1 सेकंड का एरर आ रहा है। तो साइंटिस्ट को लिए 1 सेकंड बहुत बड़ी अमाउंट है, तो इसलिए वो इस चीज पर रुकेंगे नहीं, वो कंटिन्यूसली करते रहेंगे। उस स्टेज पे पहुंचेंगे जहां तक उनको एरर ना मिले। शायद हम इस स्टेज में ना कभी पहुंचे, लेकिन फिर भी जो ड्यूरेशन है वो बढ़ता चला जा रहा है। पहले कुछ घंटों बाद एरर आता था और अब 30 लाख साल बाद आ रहे हैं। लेकिन ये जो क्लॉक्स है, ये हमको ये यूज करते हैं साइंटिस्ट। जहर हमारी डेली लाइफ में तो ये यूज नहीं होंगे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। ये आपको सारी डायग्राम दिखाई गई हैं। द वर्ल्ड्स फर्स्ट ट्रू एटॉमिक वॉच सीजियम 133। मैं दोबारा रिपीट कर दूं, ये हमारा फ्री सेशन चलेगा इंशाल्लाह ताला, डेली क्लास हुआ करेगी। फ्री सेशन भी होगा, पेड सेशन भी होगा, क्लास सभी के लिए अलाउ होगी। तो अभी ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मैंने ऊपर मेंशन भी किया है। जो लोग फ्री एचआर के सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं, वो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप करके रजिस्ट्रेशन करवा दें। फ्री रजिस्ट्रेशन होगी, कोई फी आपने पे नहीं करनी। तो क्योंकि आप जाहिर है रोजाना तो हर एक ग्रुप में आप वो लिंक सेंड करना डिफिकल्ट होता है, इसलिए जो जो सीरियस स्टूडेंट्स होंगे, जो क्लास लेना चाहेंगे, उनके हम सेपरेट ग्रुप बना देंगे, फिर लिंक सिर्फ वहाँ पे दिया जाएगा। लेकिन जो पेड ग्रुप होगा, वहाँ पर ये मैंने चीज़ें मेंशन की हैं कि उनको नोट्स भी मिलेंगे। फिर यहाँ पर जो मैं एमसीक्यू शेयर करूंगा, जो भी उनके क्वेश्चंस होंगे, वो उन्होंने पीडीएफ में नोट्स बना के अपने पास रख लेने हैं। और फिर एक हमारी संडे को क्लास होगी, उस क्लास में सिर्फ और सिर्फ आपके सवालों के जवाब दिए जाएंगे, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ पेड क्लास के लिए होगा। और फिर आपके क्विजेज, असाइनमेंट्स वगैरह, ये सारा कुछ पेड में ही होगा। फ्री में जस्ट आपको क्या मिलेगा, आपको रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी लेक्चर की, लाइव भी होगी और रिकॉर्डेड लेक्चर दोनों आपको फ्री क्लास में मिलेगा। और इंशाल्लाह ताला हमने पूरी एचआर की हमने खत्म करनी है।
अब देखिए एरर इन 100 ईयर्स, हमने 100 ईयर्स था वो हमने सेकंड मेजर करना है, तो 100 ईयर्स में वो क्या करेगा, 1 सेकंड में वो कितना एरर हमें देगा, 10 की पावर -12। लेकिन 100 साल बाद एरर देगा, यानी कि 100 साल बाद 1 सेकंड में, अब जरा आहिस्ता आहिस्ता उसमें 1 सेकंड में ये कर रहा है, थोड़ा थोड़ा एरर आ रहा है, तो 100 सालों बाद ये एरर कहाँ तक पहुंच जाएगा, 10 की पावर -12 तक पहुंच जाएगा। और ये हमारा आज के एमसीक्यूज हैं, ये हम कल डिस्कस करेंगे। आज का हमारा वो डिस्कशन लेक्चर था, थ्योरी का डिस्कशन लेक्चर था, कल हम यहाँ से एमसीक्यू स्टार्ट करेंगे। तो एचआरके के जो फर्स्ट एमसीक्यू है मेजरमेंट्स, इसके 28 एमसीक्यूज हैं, तो इंशाल्लाह ताला ये 2 लेक्चर्स में कवर अप हो जाएंगे। तो किसी का कोई सवाल है तो वो पूछ लें, नहीं तो फिर मैं क्लास एंड करने लगा हूँ। मैं 1 मिनट वेट करूंगा, किसी का कोई सवाल है तो पूछ लें। क्लास की टाइमिंग 2 बजे। रोजाना 2 बजे क्लास हुआ करेगी। ओके, अल्लाह हाफिज। रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगी।